हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 14 इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या बोला है, इकोसिस्टम जो है ये हमारी फंक्शनल यूनिट है नेचर की। तो नेचर की जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिलजुल के रहते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपस में और फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी क्या रहते हैं? मिलजुल के रहते हैं। मतलब कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन जो है आपस में और सराउंडिंग से भी रहता है। अगला क्या कहता है, इकोसिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा ही साइज में वेरी कर सकता है। ये छोटे पांड से लेकर के, छोटे तालाब से लेकर के बड़े बड़े फॉरेस्ट और समुद्र तक हो सकते हैं। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने क्या माना कि पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है वो हमारा क्या है? ग्लोबल इकोसिस्टम है। जिसमें जो हमारे क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर जितने भी तरीके की कोई लोकल इकोसिस्टम है सब मिलजुल के बनाते हैं। कौन? ग्लोबल इकोसिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसको स्टडी करना एक समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से इसकी जो कन्वेंट है इसको दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इकोसिस्टम को। तो एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डिजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डिजर्ट जो है एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जबकि पाउंड, लेक, वेटलैंड, रिवर, यूशरीज ये सब क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है। यहाँ पे लिखा है क्रॉप फील्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप फील्ड, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्रॉप फील्ड, ठीक है। तो ये जो क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड जो है, क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम जो है ये मैन मेड इकोसिस्टम है। तो मैन मेड इकोसिस्टम कौन है? मैन मेड जो इकोसिस्टम हमारे कौन हो गए? क्रॉप फील्ड हो गए और एक्वेरियम हो गए कौन है? मैन मेड इकोसिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो हमको क्या पता चलता है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं? हमको इनपुट यानी प्रोडक्टिविटी के बारे में देखते हैं, एनर्जी ट्रांसफर के बारे में देखते हैं। एनर्जी ट्रांसफर में फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल आती हैं, और जो आउटपुट होता है जिसमें डिग्रेडेशन या एनर्जी लॉस होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या, जो इकोसिस्टम के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें तीन पार्ट आते हैं। एक होता है इनपुट होता है, दूसरा होता है एनर्जी ट्रांसफर होता है, तीसरा जो होता है आउटपुट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे रिलेशनशिप देखेंगे, साइकिल के बारे में, चेन के बारे में, वेब के बारे में, जो क्या करते हैं? एनर्जी के फ्लो को सिस्टम के अंदर क्या करते हैं? आपस में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और उनका इंटर रिलेशनशिप कैसा है, आपस में रिलेशनशिप कैसा है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमारा इकोसिस्टम जो है स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अलग अलग तरीके के कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, एक एबायोटिक होता है, एक बायोटिक होता है। तो हम लोगों ने जो इंडिविजुअल बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, सराउंडिंग को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं मोर आपस में मिलजुल के क्या करते हैं? हमारे एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे इकोसिस्टम में एक मेजर हिस्सा बनाता है एनर्जी का फ्लो, जो कि हमारे बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर इन्वायरमेंट होते हैं जो कि इकोसिस्टम में आते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? फिजिकल स्ट्रक्चर में, फिजिकल स्ट्रक्चर में। अब ये जो है हमारा ईच टाइप का इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इसमें क्या? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन। प्लांट और एनिमल स्पीसीज, किसी भी इकोसिस्टम में प्लांट और एनिमल स्पीसीज का हमें आइडेंटिफिकेशन और इन्यूमरेशन जो है उसका एक स्पीसीज कंपोजिशन के बारे में बतलाता है। अगला क्या टॉपिक बताया है, अलग अलग लेवल पे अगर हम अलग अलग स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग एट अ डिफरेंट लेवल। जैसे एग्जांपल दिया गया कि हमारे ट्री कैनोपी है जो टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा में पाया जाता है, या फॉरेस्ट क्लियर में देख सकते हैं। श्रब जो होते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं, हर्ब जो और ग्रासेज जो होते हैं ये हमारे बॉटम लेयर पे आते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रेटिफिकेशन, इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट है वो क्या है? इकोसिस्टम क्या है? नेचर की फंक्शनल यूनिट होती है। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू बी फंक्शन एज ए यूनिट। हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट को, उसके फंक्शन को कब देख सकते हैं? जब इसको हम एक यूनिट मानते हैं। तो इसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। ये जो है हमारे क्या हैं? फंक्शन है। किसके? ये क्या? फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या है? फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ये जो है इकोसिस्टम के फंक्शन है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? यूथोज ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर हम एक इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले एक छोटे से पॉन्ड के बारे में। तो ये जो इकोसिस्टम होता है फेयरली सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होती है, रेदर सिंपल। जैसे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपस में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होते हैं जो इक्वेटिक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक पॉन्ड जो है एक सैलो वाटर बॉडी है, ठीक है। एक पॉन्ड जो है सैलो वाटर बॉडी है, तो यहाँ पे चारों जो बेसिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के इसके पास होंगे। चारों इकोसिस्टम के कौन बेसिक कंपोनेंट है? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ये किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी तरीके का इकोसिस्टम हो, चाहे एक्वेटिक हो और चाहे जो टेरेस्ट्रियल हो, सब में क्या होगा? बेसिक 4 कंपोनेंट जरूर होंगे, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, जैसे पानी,
एबायोटिक जो कंपोनेंट है पानी है, इसमें सारे तरीके के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस घुले हुए होते हैं। और सॉइल जो होती है इन सबसे रिच होती है। जो बॉटम की पॉन्ड का जो बॉटम होता है वहाँ की जो सॉइल होती है वो सॉइल जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में रिच होती है। तो यहाँ पे जो सोलर इनपुट है, सोलर इनपुट हो गया, टेम्परेचर की साइकिल हो गई, डे लेंथ हो गया और दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, ये पूरे के पूरे पॉन्ड की फंक्शन की रेट को कंट्रोल करते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट हैं जिनमें फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, कुछ एल्गी आते हैं और कुछ फ्लोटिंग सबमर्ज्ड और मार्जिनल प्लांट आते हैं जो कि एज पे पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है इसके ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के यानी पॉन्ड के जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के जो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट कौन कौन हो गए? फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गी हो गए, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड हो गए और मार्जिनल प्लांट हो गए। और कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर यहाँ पे जू प्लैंक्टन है, फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म होते हैं। डिकम्पोजर जो यहाँ पे फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लिजरेटेड होते हैं, ये खासकर पॉन्ड के बॉटम में पाए जाते हैं। ये सिस्टम जो है ये परफॉर्म करता सारे फंक्शन जो किसी भी तरीके का इकोसिस्टम होगा। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम, चाहे वो पूरा का पूरा बायोस्फीयर ही क्यों ना हो, ये सारे कंपोनेंट उसमें पाए जाएंगे। यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। ये रेडिएंट एनर्जी कौन देता है? ऑटोट्रॉप, सन के द्वारा, ऑटोट्रॉप के द्वारा दिया जाता है। तो सन की जो रेडिएंट एनर्जी है जो ऑटोट्रॉप के द्वारा इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, तो जो ऑटोट्रॉप्स का जो कंजप्शन है वो हेटरोट्रॉप करते हैं। जो ऑटोट्रॉप ने जो खाना बनाया वो हेटरोट्रॉप उसको कंज्यूम कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन जो है ये डेड मैटर पे काम करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, उनको तोड़ करके दोबारा जो है ऑटोट्रॉप के लिए रीयूजेबल बना देते हैं। यही साइकिल लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कहाँ से? हायर ट्रॉपिक लेवल से लेकर के लोअर ट्रॉपिक लेवल तक होता है। ठीक है, तो एनर्जी का कहाँ से होगा? लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ एनर्जी का फ्लो होता है। तो कैसा? यूनिडायरेक्शनल है। एनर्जी हमेशा हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ होती है। यहाँ पर एनर्जी जो है डिसिपेशन होता है और इन्वायरमेंट में हीट के फॉर्म में भी लॉस होता है। अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या है कि सोलर एनर्जी का जो कांस्टेंट इनपुट है वो हमारा क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, उसके फंक्शन और सस्टेन के लिए। जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो क्या कहता है? प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? द अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर। क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या है? प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर टाइम। तो प्रोडक्टिविटी क्या कहता है कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ बायोमास, कितना बायोमास बना या कितना ऑर्गेनिक मैटर बना पर यूनिट एरिया में, कितने उतने समय में पूरे टोटल ऑफ टाइम इंटरवल में पर यूनिट एरिया में कितना ऑर्गेनिक मैटर बना, किसके द्वारा? प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाया। उसको एक्सप्रेस करते हैं वेट के फॉर्म में, ग्राम यानी कि पर ग्राम स्क्वायर के फॉर्म में, या एनर्जी के फॉर्म में बोल सकते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। तो रेट ऑफ जो बायोमास प्रोडक्शन है इसी को हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके टर्म में? पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर के टर्म में, या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये नीट में पूछा गया था 25 में, नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, अब क्या कहते हैं कि हम जो है प्रोडक्टिविटी को अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसमें? दो में। एक तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो किसी भी इकोसिस्टम की जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में कि ऑर्गेनिक मैटर का कितना प्रोडक्शन हुआ, वो उसका क्या है? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन कुछ जो प्लांट जो हैं उस ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कुछ अमाउंट जो है रेस्पायरेशन में यूज़ कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी लॉस। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम रेस्पायरेटरी लॉस अगर माइनस कर देते हैं तो जो निकल के आती है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है हमारा? GPP माइनस R बराबर NPP। R यहाँ पे क्या है? रेस्पायरेटरी लॉस है। तो क्या कहता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये अवेलेबल बायोमास होता है किसके लिए? हेटरोट्रॉप के लिए। हेटरोट्रॉप के कंजप्शन के लिए जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है यही अवेलेबल बायोमास है। हेटरोट्रॉप जैसे हर्बीवोरस और डिकम्पोजर आ गए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि कंज्यूमर के द्वारा नया ऑर्गेनिक मैटर बनने की रेट को बोलते हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर प्लांट ने बनाया तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये किस पे डिपेंड करती है? प्लांट के स्पीसीज पे डिपेंड करती है और किस एरिया में रहते हैं, और ये भी डिपेंड करती है कि उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है। आगे और किस पे डिपेंड करते हैं? न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, और प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो इकोसिस्टम में अलग अलग तरीकों से ये वेरी कर सकता है। जैसे एनुअल नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है पूरे के पूरे बायोस्फीयर की वो लगभग 170 बिलियन टन्स है ड्राई वेट में। तो पूरे के पूरे बायोस्फीयर की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एनुअली वो 170 बिलियन टन ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ये इसको ड्राई वेट में कंसिडर किए हैं। अब इसके अलावा ठीक 70% जो है सरफेस जो है वो कवर की गई किससे? ओशियन से। तो ओशियन की जो प्रोडक्टिविटी है लगभग केवल 55 बिलियन टन्स है। तो 55 बिलियन टन्स जो है वो ओशियन के द्वारा प्रोडक्टिविटी है, और पूरे होल बायोस्फीयर की जो प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन टन्स है।
ठीक है। तो बाकी बची हुई जो हमारी है 55 में से हम ये बोल सकते हैं कितना, 170 माइनस 55 कितना आ जाएगा हमारे पास, 115। तो जो 115 बिलियन टन है, 115 बिलियन टन्स है, ये जो प्रोडक्टिविटी किसकी है, लैंड की है, लैंड इकोसिस्टम यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की इतनी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया। अब अगला क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने सुना है अर्थवर्म। अर्थवर्म को माना जाता है कि फार्मर फ्रेंड माना जाता है। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में ब्रेक कर देते हैं और उसको लूज कर देते हैं, यानी कि उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। इसी तरीके से जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करना ही डिकम्पोजिशन है। यहाँ पर जो डेड प्लांट जो होते हैं, जैसे लीव्स, बार्क, फ्लावर और डेड जो होते हैं, ये सब क्या हो, डेड एनिमल हो गए, यहाँ तक कि फीकल मैटर हो गया, इस सबको मिला के बोलते हैं डेट्राइटस। जो डिकम्पोजिशन के लिए जो अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं डेट्राइटस। तो डेट्राइटस जो है ये डिकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल होता है। डिकम्पोजिशन में जो स्टेप होते हैं कितने होते हैं, पहला फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। इसको हम याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, याद करने की जो ट्रिक है, फल लेकर चलता हूँ मैं, फल लेकर चलता हूँ मैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, फल से हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन, फल से हो गया फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। लेकर से हो गया लीचिंग हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और एल से हो गया हमारा लीचिंग हो गया, और चलता से सी से आ जाएगा कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म हो गया। हूँ से हो गया ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन हो गया, ठीक है। मैं से हो गया मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, ये हमारा क्या हो गया, मिनरलाइजेशन हो गया। ये इतने स्टेप होते हैं, तो इसको हम इसी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर लीचिंग होगी, लीचिंग के बाद में कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म के बाद ह्यूमिफिकेशन, फिर फाइनली मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप में जो है ये डिकम्पोजिशन होता है, स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन। ये हमारे क्या है, डिकम्पोजिशन के स्टेप है, डिकम्पोजिशन। ये जो है डिकम्पोजिशन के स्टेप होते हैं। अगला देखते हैं, तो डेट्रीवोर्स क्या होते हैं। डेट्रीवोर्स में अर्थवर्म आ जाता है। ये क्या करते हैं, ये डेट्राइटस को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करने का काम करते हैं। तो डेट्रीवोर्स के द्वारा जो पार्टिकल को, डेट्राइटस को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के बाद प्रोसेस आती है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, ये क्वेश्चन बोल सकता है लीचिंग क्या है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल हॉरिजॉन में नीचे से चले जाते हैं और वहाँ पर जा करके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, किस फॉर्मेट में, अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ, फ्रेगमेंटेशन होने के बाद में लीचिंग हुआ। लीचिंग में क्या हुआ कि वहाँ पे जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं वो सॉइल में चले गए, वहाँ पर प्रेसिपिटेट हो गए, जो कि अब दोबारा वो अनअवेलेबल हो गए, नहीं मिलने वाले। फिर उसके बाद में आता है कैटाबोलिज्म। लीचिंग के बाद में कैटाबोलिज्म स्टेप आता है। अब कैटाबोलिज्म में क्या है कि बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम क्या करते हैं, डेट्राइटस को फर्दर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ने का काम करते हैं, यानी कैटाबोलिज्म में हम बोल सकते हैं माइक्रोबियल एक्शन होता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि डिकम्पोजिशन फिर आगे चल के क्या करता है, डेट्राइटस पे काम करेगा। फिर ह्यूमिफिकेशन आता है, मिनरलाइजेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन जो है ये डिकम्पोजिशन इन सॉइल में डिकम्पोजिशन के दौरान होता है। ह्यूमिफिकेशन क्या लीड करता है, ह्यूमिफिकेशन जो है लीड करता है क्या, ह्यूमिफिकेशन के बाद में बनता है डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस बनता है, डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस बनता है जिसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस जो है हाईली रेजिस्टेंस होता है किससे, माइक्रोबियल एक्शन से। इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, बहुत स्लो रेट में डिकम्पोजिशन होता है। ये कोलाइडियल नेचर होने की वजह से, ये कोलाइडियल नेचर होने की वजह से ये रिजर्वायर, न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर की तरीके से काम करता है। कौन, ह्यूमस। ह्यूमस जो है ये हाईली रेजिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन से। इसमें डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो होती है। क्यों स्लो होती है, क्योंकि इसका नेचर कोलाइडियल होता है और ये न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर की तरीके से काम करता है। फिर ह्यूमस को फर्दर तोड़ा जाता है कुछ माइक्रोब्स के द्वारा और उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है रिलीज़ किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम होता है मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन जो है लार्जली, नैरोली स्मॉल नहीं, डिकम्पोजिशन जो है बहुत ज़्यादा इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो डिकम्पोजिशन जो लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन की जो रेट होती है कौन कंट्रोल करता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस और क्लाइमेटिक फैक्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो जो डिकम्पोजिशन की जो रेट है वो डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन कैसा, डेट्राइटस कैसा है और उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी, इस पर डिपेंड करती है। तो पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए जो डिकम्पोजिशन रेट होती है वो स्लो हो जाएगी अगर आपका डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिन पाया गया। अगर डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिन अगर पाया गया तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाती है। और क्विकर हो जाएगी कब, अगर डेट्राइटस में नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे शुगर पाए गए तो क्या होगी, डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा।
टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर भी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो डिकम्पोजिशन के रेट को रेगुलेट करते हैं, जो डिकम्पोजिशन के रेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटी भी होती है। यहाँ पे वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है, वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है ये डिकम्पोजिशन के रेट को फेवर करता है। और जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होगा वहाँ पे एनरोबायोसिस होगी। एनरोबायोसिस मतलब वहाँ पे एनरोब्स हैं, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन जो होगा इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी, और वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा बिल्डअप हो जाएंगे। अब यहाँ पे डायग्राम में चाहो देख सकते हो एक बार में, डायग्राम में तो कुछ उतना है नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा ये पेड़ है, पेड़ की क्या हुई, लीफ हमारी जो है ग्राउंड पे आई। इस लीफ के ऊपर क्या हुआ हमारा, यहाँ पे लीफ के ऊपर फ्रेगमेंटेशन चालू हुआ। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ कि फ्रेगमेंटेशन के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे डिकम्पोजिशन चालू हो गया। जब डिकम्पोजिशन चालू हुआ तो कुछ न्यूट्रिएंट जो है केमिकल एक्शन के दो यहाँ पे तोड़ दिए गए। तोड़ने के बाद में फंजाई वगैरह इनके द्वारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन कराते कौन, अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई वगैरह कराते हैं। उसके बाद में कैटाबॉलिज्म चालू हो जाएगा। फिर क्या होगा, लीव्स पार्सली कंज्यूम होगा डिकम्पोजर के द्वारा, फंजाई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करेंगे। उसके बाद में मिनरलाइजेशन, फिर हिमिफिकेशन के बाद मिनरलाइजेशन, फिर फाइनली प्लांट को दोबारा जो है वो अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाएगा। तो एक इसका टेरिटरी इकोसिस्टम का था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि जितनी हमारी लैंग्वेज थी। अगला क्या है, एनर्जी फ्लो। तो क्या कहते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ करके, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ करके कि अर्थ के ऊपर जितने भी तरीके की इकोसिस्टम है उनका एकमात्र जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन है, सन है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो है वो 50% से भी कम होती है, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी पार बोलते हैं। तो हम जानते हैं प्लांट और फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, वो रेडिएंट एनर्जी को फिक्स करते हैं सन की और फूड बनाते हैं, और उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड बनाने का काम करते हैं। ये 50% से भी कम जो होती फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती, लेकिन इनमें से 2 से 10% ही पार का फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होती है, लेस देन 50% होती है। लेकिन प्लांट जो है इस पार का 2 से 10% ही कैप्चर करते हैं, और छोटी सी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए सस्टेन होती है। इसी वजह से हम जानते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये सोलर एनर्जी जो है प्लांट जो है किस तरीके से कैप्चर करते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म जो है कैसे इसको कैप्चर करते हैं। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। अब एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, सन से प्रोड्यूसर फिर कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो एक जो है हमारा यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो है एनर्जी का, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जो एनर्जी है ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। अब इकोसिस्टम जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करता। इकोसिस्टम जो है नॉट एक्सटेंड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। इनको जो है कांस्टेंट सप्लाई चाहिए एनर्जी की, जिससे लगातार मॉलिक्यूल बनते रहें और यूनिवर्सली लगातार आगे की ओर आपको ये एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहे। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं इकोसिस्टम में उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर प्रोड्यूसर होते हैं वो हर्बिसियस और वुडी प्लांट होते हैं। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट होते हैं। हम लोग जानते हैं कि फूड चेन और फूड वेब जो होते हैं नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो जो कि समरी में बताएगा कि नेचर में जो है फूड चेन नहीं एग्जिस्ट करती, फूड वेब एग्जिस्ट करती है। तो हम देखते हैं प्लांट यानी प्रोड्यूसर से हम स्टार्ट करते हैं फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन जो है प्लांट से या प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, रेदर वेब्स आर फॉर्म जो कि आगे चल करके फूड वेब बनाती है। जैसे एनिमल फीड करते हैं प्लांट के ऊपर, दूसरा एनिमल क्या करेगा उसको खाएगा, इस तरीके से आगे चलती रहेगी। तो चैन या जो वेब बनती है, क्यों, क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कोई एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमेशा ट्रैप नहीं की जा सकती, हमेशा के लिए। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी जो ट्रैप करता है प्रोड्यूसर वो क्या करता है, या तो पास कर देता है कंज्यूमर को, या तो ऑर्गेनिज्म डाई कर जाएगा। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म की जो डेथ होती है, जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तब चलती है डेट्राइटस फूड चेन, यानी जो DFC होती है। डेट्राइटस जो फूड चेन होती है वो डेट्राइटस से चालू होती है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स यानी डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म से चालू होती है। सारे एनिमल जो होते हैं प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए जो डिपेंडेंट होते हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। अगर ये जो है प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं जैसे प्लांट है तो उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जो हेटेरोट्रॉफ जो है प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली फीड करते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, और जो इन प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाता है उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं हम लोग, तो जो सेकेंडरी को खा जाएगा वो क्या होगा, टर्सरी कंज्यूमर होगा। इस तरीके से जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, और जो कॉमन हर्बीवोरस है कौन है, इंसेक्ट, बर्ड, मैमल हो जाते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। मोलस्क जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मोलस्का होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मोलस्का होते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मोलस्का है वो क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मोलस्का है वो हर्बीवोरस होता है। कंज्यूमर जो हैं क्या करते हैं, ये हर्बीवोरस पे फीड करते हैं। जो कंज्यूमर हर्बीवोरस पे फीड करते हैं, हर्बीवोरस को खाते हैं, उनको कार्निवोरस बोलते हैं, या मोर करेक्टली बोल सकते हैं इनको प्राइमरी कार्निवोरस बोल सकते हैं, या सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। ये एनिमल जो है प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए।
तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी कार्निवोर बोलते हैं। तो एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन दिखाई गई है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ग्रॉस है, ग्रॉस को गॉट ने खाया, गॉट क्या हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, ये प्रोड्यूसर हो गया, फिर गॉट को मैन खा गया, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। फिर चालू होती डेट्राइटस फूड चेन। जो डेट्राइटस फूड चेन है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। ये जो होती है इसमें बहुत सारे डिकम्पोजर होते हैं जो कि हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है, खास तौर पे फंजाई और बैक्टीरिया इनमें आते हैं। ये जो है एनर्जी को मीट देयर एनर्जी, इनको जो एनर्जी मिलती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी डेट्राइटस से ही मिलती है उनको तोड़ने से। तो यानी कि ये बोल सकते हैं बैक्टीरिया और फंजाई को जो एनर्जी मिलती है वो डेट्राइटस या डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने से मिलती है और एनर्जी मिलती है, उनको न्यूट्रिएंट भी मिलती है। तो इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप। जो डेड मटेरियल से अपना एनर्जी लेते हैं उनको सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। डिकम्पोजर जो होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो डेड या वेस्ट मटेरियल है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उनको आगे जो है ऑब्जर्व कर लिया जाता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में चलती है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो मेजर होती है एनर्जी फ्लो के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन है, लार्जर जो फ्रैक्शन एनर्जी का होता है वो डेट्राइटस फूड चेन में चलती है। तो ये बोल सकते हैं हम जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन चलता है, डेट्राइटस फूड चेन आती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन होता है, ग्रेजिंग फूड चेन। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर कौन है, ग्रेजिंग फूड चेन, और टेरेस्ट्रियल में डेट्राइटस फूड चेन चलती है। किससे चलेगी डेट्राइटस, ग्रेजिंग फूड चेन से ही चलेगी। तो डेट्राइटस फूड चेन जो है ये ग्रेजिंग फूड चेन से कुछ लेवल पे जुड़ी हुई होती है। जब ग्रेजिंग फूड चेन में जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डेट्राइटस फूड चेन के कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं ग्रेजिंग फूड चेन ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो प्रे के तौर पे काम करते हैं, तो क्या होते हैं वो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में जैसे कुछ एनिमल हैं, काकरोच है, क्रो है, ये सब क्या होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। जो नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन का उसको बोलते हैं फूड वेब। तो फूड वेब क्या होती है, जब बहुत सारी फूड चेन मिलती हैं तो बनता है फूड वेब। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचुरल सराउंडिंग में अपने अलग अलग प्लेस पे पाया जाता है कम्युनिटी में। किसके बेसिस पे, उनके फीडिंग रिलेशनशिप के बेसिस पे, और किसके बेसिस पे, उनके न्यूट्रिशन के सोर्स के बेसिस पे, यानी फूड के सोर्स के बेसिस पे, और किसके बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म जो है उसकी स्पेसिफिक पोजीशन क्या फूड चेन में, उनको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो जिस लेवल पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के बेसिस पे, उसके फीडिंग रिलेशनशिप के बेसिस पे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं। हर्बीवोरस होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, और सेकेंडरी और कार्निवोरस होते हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो हर्बीवोरस होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर बोलें या सेकेंडरी कार्निवोर्स बोल सकते, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर हैं ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं। हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं। कार्निवोरस होते हैं सेकंड कंज्यूमर होते हैं जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एनर्जी का जो अमाउंट है वो लगातार ट्रॉपिक लेवल पे घटता चला जाता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसकी एनर्जी जो है डेट्राइटस या डेड बायोमास में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एनर्जी सोर्स होता है डिकम्पोजर के लिए। तो जब ऑर्गेनिज्म हर ट्रॉपिक लेवल पे एक दूसरे लोअर ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंड करता है, हायर ट्रॉपिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म लोअर ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंड करता है एनर्जी की डिमांड के लिए। जो हर ट्रॉपिक लेवल होता है उसके पास में कुछ लिविंग मटेरियल होता है। अगर लिविंग मटेरियल की बात करेगा तो स्टैंडिंग क्रॉप होगा, अगर उसका क्या कहते हैं मिनरल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। तो अगर हर ट्रॉपिक लेवल पे जो लिविंग मटेरियल का जो इंटायर बायोमास है वो क्या होता है हमारा, उस टाइम पे स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। स्टैंडिंग क्रॉप जो है ये मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोमास या नंबर इन यूनिट एरिया में मेजर किया जाता है। तो जो बायोमास स्पीसीज का जो बायोमास होता है वो हम फ्रेश या ड्राई वेट में एक्सप्रेस करते हैं। जो बायोमास का मेजरमेंट है वो ड्राई वेट में ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों, क्योंकि टाइम चेंज होते उसका जो होता है ड्राई वेट फ्रेश वेट जो होता है कम होता रहता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। जो ट्रॉपिक लेवल का जो नंबर होता है ग्रेजिंग फूड चेन में रिस्ट्रिक्टेड होता है। ट्रॉपिक लेवल का जो नंबर है ग्रेजिंग फूड चेन में रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब वो 10% लॉ को फॉलो करता है, यानी कि हर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में केवल लोअर ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% हीट फॉर्म में लॉस हो जाती है, या बोल सकते हैं उसमें कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। तो हर ट्रॉपिक लेवल से लोअर ट्रॉपिक लेवल से नए ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसको बोलते हैं 10% लॉ। तो यहाँ पर नेचर में जो है ये पॉसिबल तभी हो पाए जब बहुत सारे लेवल होते हैं, प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, ये सब ग्रेजिंग फूड चेन में देखने को मिलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, क्या हम सोच सकते हैं कि क्या किसी डेट्राइटस फूड चेन की कोई लिमिटेशन हो सकती है? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमको डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम से आने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो हमारे पास जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो प्लांट के तौर पर फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास ट्री आ जाते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोरस आते हैं, जो प्लैंक्टन, ग्रासहॉपर, काऊ आ जाता है। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कार्निवोरस आ जाते हैं, बर्ड, फिश और वुल्फ आ जाता है। टर्सरी कंज्यूमर में यानी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को बोलते हैं टॉप कार्निवोरस जो होते हैं टर्सरी कंज्यूमर से बिलोंग करते हैं, इसमें मैन और लाइन दोनों आ जाते हैं। ये हमको दिया गया है, ये हमारी सन ने हीट लिया, हीट लॉस। अब इस हीट को जो है प्लांट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, खाना बना के सेकंड ट्रॉपिक लेवल को भेजेंगे, फिर सेकंड से थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिर चालू हो जाती है DFC।
अब देख लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या कहता है, यहाँ पर हम इसके शेप ऑफ पिरामिड के बारे में देख रहे हैं। तो पिरामिड का जो बेस होता है अगर ब्रॉड है, पिरामिड का बेस ब्रॉड है और अपेक्स नैरो है, तो ये कैसा हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का जो सिमिलर हमको देखना है फूड और एनर्जी रिलेशनशिप कैसा होता है ऑर्गेनिज्म का और ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में। तो ये जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का आपस में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे, वो किस टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, नंबर के टर्म में, बायोमास के टर्म में, एनर्जी के टर्म में। तो जो पिरामिड होगा वो नंबर का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड। तो जो ईच पिरामिड का जो बेस होता है वो प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को दर्शाता है। जो एपेक्स रिप्रेजेंट करता है वो टेरिटरी या टॉप लेवल कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम यहाँ पे 3 तरीके की इकोलॉजिकल पिरामिड को पढ़ने वाले हैं। एक तो पिरामिड ऑफ नंबर है, दूसरा बायोमास का पिरामिड है, तीसरा एनर्जी का पिरामिड है। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो हमको जो पहला दिया गया है नंबर का पिरामिड दिया गया है, कहाँ पे, ग्रास लैंड इकोसिस्टम में। तो यहाँ पे जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम में दिया गया है ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो ओनली 3 टॉप कॉर्निवोर्स, यहाँ पे जो केवल 3 टॉप कॉर्निवोर्स हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, लगभग 6 मिलियन प्लांट पे। ये क्वेश्चन बोल सकता है, ये लगभग 6 मिलियन, ये क्वेश्चन दे सकता है स्टेटमेंट वाइज, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे सकता है यहाँ से। तो जो टॉप कॉर्निवोर्स होते हैं, जो बोल सकते हैं टॉप कॉर्निवोर्स बोलें या टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं, ये लगभग 6 मिलियन प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा चला गया, अपराइट। तो क्या कहते हैं, जो पिरामिड का जो नंबर का जो नंबर का जो पिरामिड है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, उसका ग्राफ कैसे, उसका पिरामिड कैसा जाएगा, शेप अपराइट जाएगा। ये हमको दिया गया है बायोमास का। बायोमास का कहाँ दिया गया है हमको, ये जो बायोमास का जो पिरामिड है ये भी हमको कैसा दिख रहा है, अपराइट। बायोमास का अपराइट हो गया, नंबर का अपराइट हो गया। और ये जो हमको दिखाया गया इन्वर्टेड पिरामिड, जो इन्वर्टेड होता है केवल कहाँ, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास जो होगा वो केवल कहाँ पर होगा, हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम में। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो होता है वो कैसा होता है, बायोमास का जो शेप जाता है पिरामिड का वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी है प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास में 809 है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास 37 है, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 11 है, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर के पास में 1.5 हो जाती है। ये ड्राई वेट है, ये हमारा क्या एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो सनलाइट से जो प्लांट जाते हैं, जो सनलाइट से जो प्लांट लेके जाते हैं वो केवल क्या होता है, इसका कितना परसेंट, प्लांट जो यहाँ से इसका कितना परसेंट लग गया है, 3 3 6 इधर 4 है, तो इसका जो है केवल 1% लेके जाते हैं। ठीक है, तो सन से जो प्लांट लेते हैं वो 1% लेके जाते हैं, इसका 1% निकाल लें, 1000 गुणे 1/1 में, ठीक है 100, कितना आ जाएगा यहाँ से 1000, तो यहाँ से 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे सन से यहाँ पे कितना गया, इसका 1% गया, फिर 10% लॉस होगा, फिर 10% हुआ, फिर 10% हुआ, तो ये लगभग 10,000 है, फिर 1000 है, फिर 100 है, फिर 10 किलो जूल है। तो यहाँ पे क्या दिया, जो आइडियल पिरामिड जो एनर्जी का होता है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा। पिरामिड का जो एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा अपराइट जाता है। यहाँ पे लिखा है केवल जो सनलाइट की जो प्लांट को, सनलाइट की जो एनर्जी होती है केवल 1% एनर्जी ही प्लांट को मिलती है। टोटल सनलाइट की केवल 1% एनर्जी ही सन प्लांट को मिलती है, उसके बाद में 10% एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती रहती है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि एनर्जी कंटेंट बायोमास या नंबर को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उस हर टॉपिक लेवल में मुझको सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर हमारे पास में ये, अगर ये मानते हैं कुछ इंडिविजुअल जो हैं किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास में स्पैरो हो जाती है, मैन हो जाते हैं, सब क्या हैं, एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे लाई करते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट जो ट्रॉपिक लेवल होता है ये फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ट्रॉपिक लेवल जो है ये इकोसिस्टम के फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, नॉट स्पीसीज। ट्रॉपिक लेवल जो होता है स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये ट्रॉपिक लेवल फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। दी गई जो स्पीसीज होती है वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे सेम इकोसिस्टम में अगर सेम टाइम पे लाई करती है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर स्पैरो है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है स्पैरो है, ये सीड को भी खाती, फ्रूट पी को भी खाती, और ये प्राइमरी कंज्यूमर भी सेकेंडरी कंज्यूमर है। स्पैरो सीड फ्रूट पी को भी खाती, लेकिन ये इंसेक्ट को, वार्म को भी खा लेती है। तो ये इस तरीके से ह्यूमन जो है, ह्यूमन तो हर लेवल में देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर जो इकोसिस्टम होते हैं जिनमें सारे पिरामिड नंबर का, एनर्जी का, बायोमास का अपराइट होता है। ये पॉइंट लाइन दे सकता है स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम ज़्यादातर इकोसिस्टम में सारे पिरामिड जो होते हैं, चाहे नंबर का हो, चाहे एनर्जी का हो, चाहे बायोमास का हो, अपराइट होगा। प्रोड्यूसर यहाँ पे ज़्यादा नंबर में होते हैं,
ठीक है। तो उनका जो हर्बीवोरस के बायोमास है उसका बायोमास ज़्यादा होगा। हर्बीवोरस का नंबर जो होता है ज़्यादा होता है कार्निवोरस से, ठीक है। बायोमास कार्निवोरस से ज़्यादा हो जाएगा हर्बीवोरस का। तो एनर्जी जो होती है लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में क्या होती है, लोअर ट्रॉपिक लेवल में हमेशा एनर्जी हायर ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा होगी। अगर हम जनरल बात करते हैं एक्सेप्शन में, ठीक, तो अगर हम मानते हैं कि जो इंसेक्ट का जो नंबर होता है वो बिग ट्री के कंपेयर में अगर देखा जाए तो उसका जो नंबर का इसका जाएगा वो कैसा हो चला जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट का जो नंबर पिरामिड होता है वो कैसा हो जाएगा, इंसेक्ट का नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि एक अगर मैं बड़ी ट्री की बात करता हूँ तो उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ किस तरीके का पिरामिड बनेगा, तो मान लेते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारी बर्ड, छोटी छोटी बर्ड होंगी, इंसेक्ट को खा रही होंगी, और उस छोटी छोटी बर्ड को क्या खा रहा होगा, बड़ी बर्ड खा रही होंगी। तो क्या कह रहा है, एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट हैं, उस इंसेक्ट को खाने वाली छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, अब उस छोटी छोटी बर्ड को खाने वाली बड़ी बर्ड हैं। तो ये जो हमको शेप मिलने वाला क्या हो सकता है, ये भी हमको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। 1 2 3 ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पे इंसेक्ट हो गए, फिर स्मॉल बर्ड हो गई, ठीक है, ये हमारी लार्ज बर्ड हो गई। तो कैसा हो जाएगा, अपराइट। इसका भी ग्राफ कैसे चला जाएगा, अपराइट पिरामिड चला जाएगा। जो बायोमास का पिरामिड होता है सी में, बायोमास का जो पिरामिड सी में होता है जनरली इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी जो फिश का बायोमास होता है वो फाइटोप्लैंक्टन से बहुत ज़्यादा होता है। जो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होगा, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ही ट्रांसफर होती है, और कुछ एनर्जी जो होती है हीट के फॉर्म में हर स्टेप में लॉस होती रहती है। तो ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड, हर बार एनर्जी पिरामिड जो है ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल में कितना अमाउंट एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक, इन अ गिवन टाइम या एनुअली पर यूनिट एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर आर द सर्टेन लिमिटेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड की कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि ये डज नॉट अकाउंट फॉर द सेम स्पीसीज। अगर जो है ये सेम स्पीसीज के लिए वैलिड नहीं है, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में पाई जाती हैं, उनके लिए जो इकोलॉजिकल पिरामिड वैलिड नहीं है। जैसे सिंपली बात करें तो जो सिंपल फूड चेन होती है वो समथिंग जो है ये हमारा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। सिंपल फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है। तो सिंपल फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये फूड वेब के फॉर्मेट में रहती है। ज़्यादातर जो सेप्रोफाइट होते हैं वो इकोलॉजिकल पिरामिड में कहीं भी नॉट गिवन एनी प्लेस, तो ज़्यादातर जो सेप्रोफाइट हैं वो इकोलॉजिकल पिरामिड में कहीं भी किसी भी जगह में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इनका हमारा इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ही रोल होता है। तो चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं। समरी में क्या दिया गया है कि इकोसिस्टम जो है ये नेचर का फंक्शनल यूनिट होती है। इसके पास बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट आते हैं। जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल आते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल आते हैं, जबकि बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर आते हैं। हर इकोसिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो आता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन की वजह से आता है। स्पीसीज़ का जो कंपोजिशन और स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ये 2 मेन स्ट्रक्चरल फीचर हैं इकोसिस्टम के। बोल सकता है कि स्ट्रक्चरल इकोसिस्टम के 2 मेन फीचर कौन है, एक तो स्पीसीज़ का कंपोजिशन हो गया, दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। ये 2 मेन स्ट्रक्चरल फीचर हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए। जो इसका जो न्यूट्रिशन, ये किस पर बेस्ड होता है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। वो किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी हर ऑर्गेनिज्म उसके न्यूट्रिशन के सोर्स के बेसिस पे डिपेंडेंट होता है, पाया जाता है। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या करता है कि सोलर एनर्जी कितनी कैप्चर की गई है, या बायोमास कितना प्रोडक्शन हुआ है प्रोड्यूसर के द्वारा। ये 2 तरीके का होता है, एक GPP यानी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा NPP यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो ऑर्गेनिक मैटर को, टोटल ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन जो है कितना हुआ है, या सोलर एनर्जी को कितना कैप्चर किया गया, उसकी रेट को बोलते हैं GPP। और NPP जो है क्या होता है कि अगर हम यूटिलाइजेशन, प्रोड्यूसर के द्वारा यूटिलाइजेशन के बाद में जो एनर्जी बच जाती है उसको बोलते हैं NPP। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं NPP जो है, NPP क्या है, GPP माइनस R क्या होता है यहाँ पे, रेस्पायरेटरी लॉस है। ये R क्या है, रेस्पायरेटरी लॉस है, रेस्पायरेटरी लॉस है। जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर यूज करते हैं, कितनी एनर्जी यूज करें प्रोड्यूसर, उसमें से हम माइनस कर देंगे GP से, तो हमको मिल जाएगा NPP। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है वो कंज्यूमर के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी या कितनी अमाउंट ऑफ बायोमास अवेलेबल है उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। डिकम्पोजिशन में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं डेट्राइटस के, उसको CO2 में, वाटर में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में डिकम्पोजर के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है। डिकम्पोजिशन में 3 प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट होती हैं, खासतौर पर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। डिकम्पोजिशन में मेनली 3 प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन ये हमारे जो है डिकम्पोजिशन के पार्ट नहीं है, डिकम्पोजिशन के पार्ट तो हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन में 3 प्रोसेसेस आती हैं, कौन कौन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। एनर्जी का जो फ्लो है यूनिडायरेक्शनल होता है। सबसे पहले प्लांट क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं, उसके बाद में फूड को उसको ट्रांसफर करते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, डिकम्पोजर तक लेके जाते हैं। फिर अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं वो हर एक दूसरे से फूड या एनर्जी के रिलेशनशिप से कनेक्टेड होते और बना देते हैं फूड चेन।
जो स्टोरेज और मूवमेंट है न्यूट्रिएंट एलिमेंट का वो अलग अलग कंपोनेंट के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है रिपीट की जाती है अलग अलग तरीक़ों से अपनी प्रोसेस से। जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल दो तरीके की होती हैं, एक होती गैसेस, दूसरी होती सेडिमेंट्री। तो एटमॉस्फेयर या हाइड्रोसीरी, एटमॉस्फेयर या हाइड्रोसीरी बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, यह रिजर्वायर होता है गैसेस के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जबकि अर्थ क्रस्ट जो है ये रिजर्वायर है सेडिमेंट्री टाइप की, जैसे फास्फोरस साइकिल हो गई। और जो इकोसिस्टम का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस, जो इकोसिस्टम के जो प्रोडक्ट हैं उनको मिला के बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। कौन कौन इकोसिस्टम सर्विसेज हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, एयर का प्यूरिफिकेशन करना, और फॉरेस्ट के द्वारा वाटर का। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर बाई फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के द्वारा एयर और वाटर का जो प्यूरिफिकेशन है क्या है, इन इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं। बायोटिक कम्युनिटी जो है डायनेमिक होती है, बायोटिक कम्युनिटी डायनेमिक होती है और इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे इसमें बदलाव आते रहते हैं। ये जो बदलाव होते हैं ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। तो इसी को मिला के बोल देते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सक्सेशन जो है वो बेयर लाइफलेस होती है, ठीक है। अब बाई द पॉइनियर, जो स्पीसीज सबसे पहले वहाँ पे ग्रो करेगी उसको बोलते हैं पॉइनियर स्पीसीज, ठीक है। फिर आगे चल करके जो स्टेबल कम्युनिटी बनाती है उसको बोलते हैं, जो स्टेबल कम्युनिटी बनती है उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो सबसे बाद वाली होती है। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो रिमेंस स्टेबल होती है लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट रिमेंस अनचेंज होता है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट अगर बदलेगा तो हमारी जो कम्युनिटी होगी वो भी बदलेगी। जो पहली जो कम्युनिटी होती है उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी, जो सबसे लास्ट वाली कम्युनिटी होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल होती है, और ये क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट अनचेंज रहता है। तो ये हम लोगों ने इकोसिस्टम कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अपना चैप्टर।